हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का बहुत ही सिंपल चैप्टर जो कि था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्रीवियसली हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की और ये इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं इनको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि हमने तीनों ऑर्गन्स में से दो ऑर्गन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मतलब पार्लियामेंट हमने डिस्कस कर लिया था, साथ ही साथ हमने हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स डिस्कस किए थे। बट लास्ट टॉपिक जो मुझे याद आ रहा है, उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मैं प्रेसिडेंट पे था और प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको कई सारी चीज़ें बता रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस बताया, प्रेसिडेंट की मतलब इसकी क्वालिफिकेशंस बताई कि प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो कैसे बन सकते हैं। इवन मैंने आपको इनका इलेक्शन बताया और फिर ये भी बताया कि प्रेसिडेंट के पास में पावर कौन कौन सी होती है, क्या क्या इनके पास में पावर होती है, ऑलरेडी बता दी मैंने। बट हाँ, कुछ चीज़ें इसमें अभी भी रह गई थी जो बतानी थी, लाइक कि प्रेसिडेंट की अगर आप इसका टेन्योर देखें तो ये लगभग 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। लगभग इनकी सैलरी 5 लाख रुपीज होती है। कैन यू इमेजिन? हाईएस्ट पेड पर्सन है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की हाईएस्ट सैलरी जो है वो है आपके प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख रुपीज। ओके, एंड इनका टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। याद रखें कि एक बार प्रेसिडेंट अगर आप बन जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक और बार आप प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कहूं तो जो भी प्रेसिडेंट है वो लगातार केवल 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिका में भी 2 बार ही है, लेकिन वो 4-4 साल के लिए होता है। ओके, अमेरिका में 4 इयर्स के लिए, मतलब एक टेन्योर जो होता है वो 4 साल के लिए होता है। यहां पर एक लाइन लिखी गई है कि प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड ट्वाइस, नॉट मोर देन दैट, कि जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार इलेक्ट हो सकता है। मैंने बताया आपको 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा ऑफिशियली कहीं पर मेंशन नहीं है कि 2 बार ही हो सकता है, बट हाँ, ये हम 2 बार जो कह रहे हैं ना, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो 2 बार, कम से कम 2 बार इलेक्टेड रहे। ठीक है, 1951 से 62 के बीच में रहे। तो ऐसे में मतलब 51 क्यों, इंटरिम प्रेसिडेंट भी रहे थे उसके पहले वाले। तो ऐसे में 2 बार से ज्यादा इलेक्टेड नहीं हो सकते। तो 5 लाख रुपए और 5 साल का टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल तक कोई रहेगा बंदा। अब आगे इसको समझें कि इनको रिमूव अगर करना है तो कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना है तो, सॉरी माफ कीजिएगा, तो कैसे हटा सकते हो आप? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फंडामेंटल आप यूज करते हो कि भैया देखो, इलेक्शन के अंदर जिसने पार्टिसिपेशन किया था, जैसे एमएलए ने किया था, भारत के अंदर जितने भी एमएलए हैं और जितने भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन लोगों ने क्या किया था? वोट किया था इनके लिए। तो ऑब्वियसली जिन्होंने वोट किया है वो ही निकालेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट को कोई भी नहीं निकाल सकता अचानक से ऐसे ही। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको निकालने का तरीका बताया गया है, जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। एक मोशन होता है जिसको कहते हैं हम इम्पीचमेंट मोशन। प्राइम मिनिस्टर के लिए उस मोशन को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, और जबकि यहां पर होता है इम्पीचमेंट मोशन। इसमें सबसे पहले जब प्रपोजल रखना है पार्लियामेंट के अंदर, तो सबसे पहले जरूरी है कि 1/4, मतलब कम से कम 25% पॉपुलेशन आपकी, मतलब पॉपुलेशन तो नहीं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके, वो इस प्रपोजल को रखें। एनी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, बट 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस हैज टू साइन ऑन द प्रपोजल। मतलब आपको ऐसा कहना है ना कि प्रेसिडेंट जी को हटा दो, तो भी उसके लिए कम से कम आपके पास में 1/4 जो अवेलेबल वहां पे लोग हैं, उनका आपको सिग्नेचर चाहिए होगा उस प्रपोजल पे। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 15 डेज नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि भैया देखो, आपको हम निकाल रहे हैं, आप अपना जो भी बोरिया बिस्तर है वो संभाल लो और फिर आपको जहां जाना है वहां देख लो। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। मैक्सिमम जो जॉब्स वगैरह होती है ना, उसमें 1 महीने का होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए 14 दिन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया जा सकता है किसी भी हाउस में, लेकिन हाँ, ये डिस्कशन के बाद में कम से कम 2/3 मेजोरिटी जो होगी टोटल हाउस के मेंबर्स की, 2/3 मेजोरिटी के साथ में इसको
प्रपोज्ड किया जाएगा। ठीक है, द प्रपोजल इज टू सेंड द अदर हाउस, डिस्कशन वहां पर भी होगा और वहां पर भी 2/3 के साथ में ये एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसे इमेजिन कीजिए अगर ये लोकसभा के अंदर आया है सबसे पहले, अगर ये चीज लोकसभा में पहले डिस्कस हुई है तो पहले 2/3 के साथ लोकसभा में होगी, देन फिर ये कहां जाएगा बेटा, ये फिर जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में 2/3 के साथ में ये प्रपोज होना चाहिए। अच्छा, फिर याद करें, मैंने कल शायद नहीं बताया था ना आपको, बता देता हूं। प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाता है ना, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को जब वो पहली बार इलेक्टेड होते हैं। इसका मतलब एक कंसेप्ट याद रखो कि जिसने ओथ दिलाई है वही उसको क्या करेगा, उसका रेजिग्नेशन या फिर उसको रिमूव करेगा, ऐसे ही बताया मैंने। तो जब ये प्रपोजल इतना सब कुछ डिस्कस हो गया है तो ये फिर प्रपोजल किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में। बट उसके पहले फिर जब इतना सब कुछ होता है, प्रेसिडेंट कैन बी डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को जो भी ये जो प्रोसेस लेकर आए हैं, अगर लोग वो खुद इससे डिससेटिस्फाइड है तो वो कंसिलेशन के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, वो भी प्रपोजल पास करवा सकता है किसी भी हाउस में 2/3 के साथ में, और प्रेसिडेंट मतलब फिर अपने आप को हो सकता है रिमूव होने से बचा ले, और अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये प्रपोजल किसको सौंपा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना सब कुछ जो हुआ, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए 2/3 लोग इफ दे आर डिससेटिस्फाइड, या फिर इस रिमूवल के बीच में किसी भी हाउस में 2/3 लोग उसके सपोर्ट में, अगर सपोर्ट में है या फिर उसके अगेंस्ट में है, तो ऐसे में उसका रिमूवल होना तय है या उसको बचाना तय है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया जाएगा उसका रेजिग्नेशन, या वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलें कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा जब किसी भी देश के अंदर प्रेसिडेंट नहीं रहता। हालांकि इसकी एब्सेंस में प्रेसिडेंट वाले सारे काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उसको अपॉइंट करने वाला जो था ना, वो कौन था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। दैट इज वाई चीफ जस्टिस को प्रायर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले लिया है तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा होता है तभी हम वाइस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन के अंदर इलेक्ट किया जाता है दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सेशन के दौरान, और इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, सेम वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट का किया गया है हमने। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है किसी भी पर्सन को तो उसको वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया जाता है। सैलरी की बात करें 4 लाख पर मंथ, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर्स का। बट प्रेसिडेंट से थोड़ी सी ज्यादा इसकी एक्टिव भागीदारी होती है, क्योंकि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इन राज्यसभा। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों ही जगह पर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वो क्या करता है, इस जगह तो अपना एक पर्सन अपॉइंट कर देता है जिसको आप कहते हो स्पीकर, और यहां पर कर देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट। तो स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट ये दो व्यक्ति एक तरीके से डायरेक्टली सारी की सारी जो भी गतिविधियां हैं इन दोनों हाउसेस की, उन सब की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्योंकि दोनों हाउसेस में नहीं होता तो वो दोनों में ही नहीं होता, फिर एक बार में ना इसमें हो सकता ना इसमें, तो वो फिर किसी में नहीं होता। वो यहां पर स्पीकर को अपॉइंट कर देता है, यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को, कि भैया तुम संभालो राज्यसभा का कामकाज और मुझे बताते रहना जो भी हो। अगर कभी ऐसा हो जाए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे या कि कुछ और हो जाए, रिमूवल हो जाए उसका, तो वाइस प्रेसिडेंट जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट होता तब तक एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा होता है। मैं इसको यूं कहूं कि ही इज द सेकंड पर्सन ऑफ द नेशन तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, उसकी डेथ हो गई या उसको रिमूव कर दिया गया है, तो ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, और इसके बारे में ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस ये है कि 4 लाख सैलरी है, 5 साल के लिए चुना जाएगा, और सेम वही क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन एक बार फिर से समझ लें, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। देखो,
मैं यहां लोकसभा लिख रहा हूं या राज्यसभा लिख रहा हूं या प्रेसिडेंट लिख रहा हूं, यहां पर कोई भी पर्सन अगर इसका मेंबर बनना चाहे तो इसको 25 साल चाहिए, इसको 30 साल चाहिए और इसको 35 साल चाहिए। ठीक है, ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं क्या? पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, नहीं हो सकता। बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रॉफिटेबल पोस्ट, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा और आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, इसके अंदर एक क्वालिफिकेशन और ऐड कर लेना कि कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होता है ना, उसको साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी ना किसी फील्ड में अपना अच्छा काम किया हुआ होना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको मतलब ही इज एलिजिबल। ऐसा नहीं है, हालांकि अब तो नहीं होता ऐसा, बट कोई बिल्कुल फ्रेश कोई नया बंदा है जो पहले कहीं किसी का गवर्नर नहीं रहा, किसी स्टेट का या किसी यूनियन टेरिटरी का, तो ऐसे में उसको कम से कम साइंस, आर्ट और कॉमर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में काम अच्छा किया जाना जरूरी है। जैसे आप बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। ऑफ कोर्स साइंस में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ था, इसलिए उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। और वो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए होता है, ऐसा ही एक नॉलेजेबल व्यक्ति अगर इस पोस्ट पर हो तो खैर कहने ही क्या होते हैं, देश के तो भाग्य और हालात ही सुधर जाएं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जुडिशरी। वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशरी। ठीक है, तो देखते हैं जुडिशरी के बारे में। सबसे पहले कि जितने भी कोर्ट हैं एट डिफरेंट लेवल कंट्री के अंदर, उन सबको अगर आप एक साथ रख देते हैं तो यू विल हैव द जुडिशरी। जैसे अगर मैं 3 कोर्ट, हम सिंपल सी बात है, एक तो देखो सबसे पहले आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आता है आपका हाई कोर्ट और तीसरा आता है आपका सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर मैं यूं कहूं कि दे आर एट द 3 लेवल्स, ये हो गया आपका सेंट्रल लेवल पे, ये हो गया आपका स्टेट लेवल पे और ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट इनके अलावा एक और टाइप का कोर्ट होता है, वो होता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे छोटी कोर्ट की यूनिट कौन सी है, तो दैट इज न्यायपालिका। 5 लोग यहां के मिल गए, पंच सरपंच मिल गए, कुछ गांव के लोग हो गए, उन्होंने मिलकर के किसी मुद्दे को डिस्कस किया और उस पर तुरंत डिसीजन ले लिया। भारत की सबसे छोटी यूनिट कोर्ट की कौन सी है, तो वो है न्यायपालिका। बट जैसे ही पंचायती राज से हट करके आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चले जाते हो, तो यू विल हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से सेशन कोर्ट, अलग अलग फिर कोर्ट हो जाता है, उसमें फैमिली कोर्ट और कई सारे कोर्ट। फिर उसके ऊपर स्टेट के अंदर कौन सा होगा? स्टेट के अंदर होगा आपका हाई कोर्ट और फिर सबसे ऊपर होगा इन सब कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट। इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अगर स्टेट में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट होता है, सॉरी, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किस कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, तो वहां पर लेवल देख लीजिएगा आप। अगर कोई लेवल नहीं आया है तब तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट करेंगे, बट अगर कोई लेवल दिया हुआ है स्पेसिफिकली तो फिर वहां पे हाई कोर्ट करेंगे आप। ठीक है, तो इन तीनों का यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड द जुडिशरी। अब ये है क्यों? कि भाई इसलिए है क्योंकि आपने लेजिस्लेचर को इक्वल किया था एग्जीक्यूटिव के, एंड एग्जीक्यूटिव इज आल्सो इक्वल टू जुडिशरी, एंड दे 3 आर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। एंड व्हाट विल हैपन इफ द जुडिशरी will neglect all these 2 departments like legislature, whatever legislature is doing, they are not interfering and no one is there to actually having the hawk eyes over them. Executives like prime minister and council of minister, they are doing whatever they like. So as like ऐसे में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, कंट्री के अंदर बहुत सारा मिसयूज हो जाएगा पावर का। This is the reason that judiciary will have the responsibility to take care of these 2 organs of the government, that if they are not doing work according to the constitution, then they can have the rights to warn them. Okay, तो ये इनको क्या कर सकती हैं? warn कर सकती हैं कि भैया तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हो तुम। तो जो इंडियन जुडिशरी है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को सबसे प्रायर रखा गया है। पूरे नेशन के अंदर केवल ये एक कोर्ट होता है। फिर हाई कोर्ट को आपने दिया है स्टेट लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को आपने दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
कुछ ऐसे लोकल लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको न्यायपालिका के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह से इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है सारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस को। मतलब हाई कोर्ट हो जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाए, चाहे न्यायपालिका हो जाए, इन सब के लिए वे डिसीजंस को भी कौन सुपरवाइज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कोर्ट्स का भी कोर्ट है। आगे बात समझ? मेरे हिसाब से तो कहीं तकलीफ होने वाली है ही नहीं तुम्हें, सिंपल सा टॉपिक है। तो यहां पर अगर देखें तो कोई भी डिस्प्यूट्स जो होते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, किन किन के बीच में हो सकते हैं, और कौन से डिस्प्यूट को कहां पर सॉल्व किया जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। वो है कि हाउ वी कैन एक्चुअली टेक अप और वी कैन सॉल्व द डिस्प्यूट्स। तो फर्स्ट थिंग इज, मे बी पॉसिबल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन पुट एलिगेशन ओवर ईच अदर, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा दें, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए। तो अगर कोई सिटीजन के बीच में, सिटीजन टू सिटीजन कोई चीज या कोई केस हुआ है, तो उसको अलग अलग लेवल पे देखा जाएगा। सबसे पहला लेवल जो होगा, जैसे इमेजिन कीजिए अगर कोई नॉर्मल कोई कोर्ट है, जैसे कोई नॉर्मल कोई पर्सन है, तो उसका केस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो जाएगा बेटा आपके स्टेट के अंदर, स्टेट लेवल पे, या इसको मैं कहूं स्टेट भी हटा दूं, इसको कह दूं मैं हाई कोर्ट में जाएगा। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन से इफ समवन और समबडी इज नॉट हैप्पी, देन वो अपने केस को लेके जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और इसी चीज का बेनिफिट उठाने के कारण जितना भी बड़ा जो बड़े से बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो 5-6 साल तो इस कोर्ट में लगा देते हैं, फिर 5-6 साल इस कोर्ट में लगा देते हैं, और 5-6 साल इस कोर्ट में लगा देते हैं, इनकी लाइफ निकल जाती है। यहां पे बेल हो जाती है, यहां बेल हो जाती है, यहां तो बेल चल रही होती है, तो आराम से 15-20 साल अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, फिर उसके बाद में मामला खत्म हो जाता है। हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यही कि हमारे यहाँ केसेस बहुत पेंडिंग है, और जब केस हो भी जाता है, सॉल्यूशन भी दे दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे आप अप्रोच कर देते हो, जिससे और क्रिमिनल को टाइम मिल जाता है। लेकिन यहां पर जो कॉमन सिटीजन होते हैं ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इस कारण से वो एक लेवल पे जाके, अगर कोई इनोसेंट भी है तो उसको एक लेवल पे जाके फंस जाना पड़ता है, और अल्टीमेटली वो उससे फिर बाहर नहीं आ पाता। तो अगर सिटीजन टू सिटीजन अगर कोई केस हुआ है, तो उसको सबसे पहले कहां सॉल्व किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद में हो सकता है वो जाए हाई कोर्ट में, और हो सकता है उसके बाद वो जाए सुप्रीम कोर्ट में। ये मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है। नेक्स्ट, अगर किसी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई केस हुआ है, तो अगर ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये केस जाएगा पहले, सबसे पहले जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से इफ दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, देन ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में केस हो जाए, कम से कम 2 स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अमूमन होता है, तो ये केस डायरेक्टली चलेगा आपके सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मतलब हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स आपस में पहले रजामंदी करेंगे। अगर ये चाहें तो एक दूसरे से सलाह करके भी डिसीजन ले सकते हैं इंटेलेक्चुअली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में केसेस हो जाएं, जैसे होता ही है पॉलिटिकल पार्टीज के कारण, तो वो केस भी कहां चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, एंड वी कैन एक्चुअली हैव सच हियरिंग्स। इस तरह की जो हियरिंग्स होती हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अगर किसी भी कोर्ट के थ्रू, मैंने आपको बताया कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, देन यू कैन अप्रोच टू द अपर लेवल। तो आप अपर लेवल पे जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे कोर्ट्स के अंदर केसेस का एक समरी, कैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इन सभी के साथ में आप बाहर आ सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की अगर अपन बात करें, अब जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है और इसका क्या एक बेनिफिट होता है, उसको हम पढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहले तो एक बार ये समझ लीजिए कि जब मैं बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंस की या जुडिशरी की फ्रीडम की, तो वो क्या है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी मस्ट नॉट बी अंडर एनी इंफ्लुएंस और एनी कंट्रोल, ना तो किसी इंडिविजुअल के, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ना ही किसी अथॉरिटी के, लेजिस्लेचर की, मतलब पार्लियामेंट के अंडर भी ना ही किसी गवर्नमेंट की, मतलब मोदी जी भी आ जाए तो भी ना, या किसी भी पोजीशन की, किसी भी तरीके से किसी भी पोजीशन की
आपको उनसे डरने का या उनके थ्रू कंट्रोल होने का डर नहीं होना चाहिए। ऐसी फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम जिसमें जुडिशरी कभी भी इंफ्लुएंस में नहीं आती है, कंट्रोल में नहीं आती है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन के। ठीक है, दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस बाय इम्पार्शियल जस्टिस। इम्पार्शियल होते हुए, इम्पार्शियल जस्टिस के साथ में दे कैन गिव देयर डिसीजंस। ठीक है, जजेस को आप फोर्स नहीं कर सकते, ये है इसका मेन इंटेंशन। और इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस होना जुडिशरी का वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उन सभी नेशंस के लिए एक मिसाल है। हमारे भारत की जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल मैनर में काम करती है, हालांकि उस पर बैठे हुए लोग बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं एंड वॉट एवर द डिसीजंस आर टेकन वो अपनी फुल ऑफ एफिशिएंसी के साथ, फुल ऑफ नॉलेजेस के साथ लिए जाते हैं। दिस इज द रीजन कि टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन टाइम लगने के बाद में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन हमेशा इंटेलेक्चुअल डिसीजन ही होता है। दैट इज वाई हर एक गवर्नमेंट, हर एक वकील, हर एक जज इवन पुराने लिए गए डिसीजंस को स्टडी करता है और उसी के हिसाब से जो भी उससे सिमिलर केस होता है उसके लिए डिसीजन तैयार करता है। ऐसे होता है ना, आप देखते होंगे जितने भी लॉयर्स होते हैं उन लॉयर्स के घर पे या उनके ऑफिसेज में यू विल फाइंड द बुक्स, उनमें बहुत सारे केसेस आपको दिखते हैं। फिर उन वो केस स्टडी करते हैं कि भैया ये जो केस है इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, उसी को फॉलो करते हुए कि इसमें इन बेसिस पर डिसीजन लिया गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है। गवर्नमेंट के लिए भी होता है, वकील के लिए भी होता है और इसके अलावा खुद जुडिशरी के लिए भी होता है। तो हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट मानी जाती है, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है। बट चलिए, उसके अलावा हम क्या बात करेंगे, अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी। अब मैं वो 4 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में जिसके बिहाफ पे ये प्रूव होगा कि वी आर इंडिपेंडेंट। बट उसके पहले जुडिशरी की कुछ ग्लिम्स हैं। जैसे पहला, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो भैया देखो, अपॉइंटमेंट करने के लिए जो मिस्टर प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट विल टेक केयर ऑफ इट। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेसिडेंट किसको ऑथ दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को या चीफ जस्टिस को ऑथ दिलाएंगे। अब ये जो ऑथ वाला सिस्टम है, या फिर मैंने उल्टी भी कही थी बात आपको कि जो चीफ जस्टिस हैं यही इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है उसमें प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं। तो ये इनके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और ये इनके लिए। ये पहला केस होगा ऐसा कुछ कि जिनका पावर इक्वल माना गया है, हालांकि ही इज द हेड, बिल्कुल हर तरीके से हेड है। तो पहले ये क्या करेंगे, चीफ जस्टिस को चुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, फिर इनकी सलाह से, मतलब प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस विल अपॉइंट द अदर जजेस। जो भी अदर जजेस होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। सलाह किसकी होगी, चीफ जस्टिस की। फिर ये तीनों मिलकर के, कौन, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और अदर जजेस मिलकर के अपॉइंट करेंगे किसको, हाई कोर्ट के जजेस को। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें। सलाह मेजरली यहां पर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस की होगी। ठीक है, मेजर जो डिसीजंस होंगे, अपॉइंटमेंट तो इन्हीं के थ्रू होगा, लेकिन सलाह किसकी होगी, चीफ जस्टिस की। तो इस तरह से ये अपॉइंटमेंट होते हैं। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट तो तुम जानते ही हो, जो अपॉइंट करेगा रिमूव भी वही करेगा। दूसरा, इनके टेन्योर की बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बंदा है तो दैट ही विल वर्क टिल हिज एज ऑफ 65, और अगर हाई कोर्ट वाले हैं तो हाई कोर्ट वाले वर्क करेंगे 62 ऑफ देयर एज, है ना। बहुत ही सिंपल है। हाँ, अगर ये चाहें तो इसके पहले भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर इनको लगता है कि वी आर नॉट नाउ कैपेबल तो उनका रिटायरमेंट हो सकता है। रिटायरमेंट किसको देंगे, जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो जज होंगे हाई कोर्ट के, तो वो हाई कोर्ट के जजेस, मतलब जो सीनियर जजेस हैं, चीफ जज है उन्हें। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। सैलरीज के बारे में बात करें, सरचार्ज के बारे में बात करें, या जो भी इनके रेम्यूनरेशंस होते हैं उनके बारे में बात करें, तो हालांकि चीफ जस्टिस को पैरेलल अमाउंट मिलता है, लगभग 2,80,000 के आसपास इनकी सैलरी होती है चीफ जस्टिस की। और अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस का मतलब होता है इनको अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे कोई स्पेसिफिकली यहाँ पर अमाउंट नहीं है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इनको ये जो सैलरी के अंदर फ्लक्चुएशन है देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, जजेस की जो सैलरी होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी इनको दी जाती है।
मोर देन 2 लाख रुपीज से ऊपर होती है, 280 के आसपास चीफ जस्टिस की सैलरी होती है, और इसके अलावा और दूसरी जो फैसिलिटीज हैं वो अलग है। ये तो फिक्स अमाउंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि समटाइम जो भी जज है, कोई भी जज है, उसकी डिसरेस्पेक्ट में कोई बात नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय क्यों ना हो या खुद गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जज के लिए या किसी जज के लिए कुछ कहा जाएगा तो दैट वुड नॉट बी बियरेबल, क्योंकि जो जजेस हैं उनके काम करने के तरीके को पैरेलल माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के या प्रेसिडेंट के, क्योंकि दे आर वर्किंग इन अ वेरी एथिकल मैनर। तो ऐसे में उनके काम के ऊपर या उनके डिसीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता है। हाँ, यू कुड बी डिससेटिस्फाइड, बट उसके लिए आपके पास में हमने अपॉर्चुनिटी दी कि आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और ऐसे में अगर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उनके डिसीजन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो इट इज डायरेक्टली अ काइंड ऑफ चैलेंज ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होती कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, और अगर होता भी है तो डिसरेस्पेक्टफुल मैनर में जज के साथ में ट्रीट नहीं किया जा सकता। इनको एक तरीके का वैधानिक ये दर्जा प्राप्त है और इनको ये रेस्पेक्ट दिया जाना बनता है, दिया गया है, और नो वन कैन चैलेंज देयर जो भी डिसीजंस हैं उनको, और डिसग्रेस भी नहीं कर सकता इनके डिसीजंस को। तो बहुत ही सिंपल सा एक पोर्टफोलियो था। आगे देखिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बनी रहे, इस चीज को देखने के लिए कई सारे प्रोविजंस भी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, कि जब किसी जज ने कोई डिसीजन ले लिया तो डिसीजन लेने के बाद में हो सकता है वो डिसीजन बहुत सारे लोगों के लिए डाइजेस्टेबल ना हो, तो वो हो सकता है उनके अगेंस्ट में काम करने लग जाए या उनके अगेंस्ट में कह दे, या पार्लियामेंट के अंदर ही कोई ऐसा मोशन लेकर आ जाए कि भैया इस जज को तो हटाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, यू आर फ्री एंड यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर जॉब। तो आप अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए आपको सोचने की, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आपकी सर्विस पे कोई भी आंच नहीं आएगी। यू आर सिक्योर बाय ऑल द वेज। आपके पेमेंट्स कभी रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि पार्लियामेंट विल डिसाइड वॉट एवर द पेमेंट्स विल बी गिवन। तो ऐसे में आपको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं उन अलाउंसेस पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वो पेमेंट्स पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। और इवन जो इनकी सैलरीज होती है ना, उनकी सैलरी भी इतनी अच्छी रखी जाती है कि कभी भी इनको ब्राइब तक लेने की जरूरत ना पड़े। कोई भी तो खर्चा नहीं होता इनका। घर इनको फ्री मिलता है, गाड़ी इनको फ्री मिलती है, टेलीफोन इनको फ्री मिलता है, इंटरनेट इनको फ्री मिलता है, घर पे खाना बनाने वाला फ्री है। हाँ, कपड़े तो खुद के पसंद के खरीदोगे तुम, और आपकी सिक्योरिटी सब कुछ सरकार उठाती है। तो आप हर तरीके से फ्री रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। इसके अलावा कोई भी जो भी प्रोसीजर है वो बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट है। अगर हाई कोर्ट के अंदर कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ हो रहा है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ हो रहा है तो ये इन्फ्लुएंस करके नहीं बोल सकते कि भैया तुम्हें ये डिसीजन लेना है, पहले हम डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद में अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई तुम चेंज कर देना। बट इवन कोर्ट भी अपने लोअर कोर्ट को इस चीज के लिए बाउंड नहीं कर सकता। दे कैन गिव सजेशन और एडवाइस कि ठीक है तुम्हें ये करना चाहिए, आप ऐसा ना करो कि आपको ये डिसीजन लेना है। तो दे आर इंडिपेंडेंट बाय ऑल द मैनर, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई जज है तो कोई जज ऑब्वियसली उसकी धाक बहुत रही होगी, तो अगर उसका रिटायरमेंट हो गया है 62 ईयर में या 65 ईयर में, तो ऐसे में वो रिटायरमेंट के बाद में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसको अलाउ नहीं किया गया है कि वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को। इसलिए उसको कहा है भाई तुम्हें रिटायर हो गए ना, आराम करो, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनके जो डिसीजंस हैं ऑब्वियसली किसी भी फोर्स के थ्रू नहीं हो सकते, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं हो सकता, और उनके लिए गए डिसीजंस को भी कभी भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, जो इनका अपर कोर्ट है वो जरूर उनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई चैलेंज आया तो उसको देख सकता है, एडवाइस कर सकता है, वॉर्न कर सकता है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन्फ्लुएंस में कुछ कर रहा है तो ये वॉर्न करेगा उसको, भैया देखो डिसीजन सही तरीके से लो आप, ऐसा काम नहीं चलेगा। हाई कोर्ट के लिए भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। हालांकि कई जगह पर ये बायस हो जाता है, कई सारी चीजें इसको भी देखनी होती है। जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी को डायरेक्टली ये पनिश नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई आम आदमी है, उसने ब्लैक बग का शिकार किया होता तो शायद वो अब तक तो अंदर होता, या फिर कोई भी ऐसा क्राइम उसने ऑफेंस किया होता जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता तो अंदर होता जेल के। बट कई बार डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उससे
इनको लगता है कि झगड़े हो सकते हैं अगर उनको ये ऐसा स्टेप ले लिया तो वहाँ पर थोड़े से ये लीनेंट हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा ईजी कर देते हैं कि ठीक है आप मतलब सोसाइटी को देखते हुए। जैसे अगर आपने संजय दत्त का एग्जाम्पल लिए अगर अपन, तो संजय दत्त वाले केस में उनको जल्दी रिहा कर दिया गया था, काफ़ी टाइम से वो जेल में थे। तो क्यों? अगर दूसरा होता तो ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या था उसके पीछे रीज़न ये था, पहली चीज़ तो उनके वकीलों को नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है, और दूसरा फिर कॉज ये दिया गया कि इन्होंने काम जो किया है वो बहुत ही सेंसिबल मैनर में किया है एंड ही इज़ गुड इन दैट, तो आप इनको थोड़ा सा ईजी इनको फ्री कर सकते हो। सलमान खान के केस में भी यही हुआ, कितने सारे केसेस हुए उन पे, लेकिन उनको फ्री इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर में भी काम कर रखे हैं। बीइंग ह्यूमन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके ने मतलब उनके लॉयर्स ने बताया कि देखो भाई ये अच्छा काम भी करते हैं समाज के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई सारे ये तो एक तरीके से फंडामेंटल्स हैं और फंडे हैं ये तो अपने आप को फ्री करवाने के, तो ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं अब, और जो है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहला है आपका जुडिशियल रिव्यूज, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, और एक होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ये 2 टर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बता दूं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखो भैया, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी ऐसा लगता है कि उसको कहीं पर हार्म हो रहा है तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं उसके काम में। दे कैन ऑल्सो डिक्लेयर द इनवैलिड एनी ऑफ द लॉज, जो भी लेजिस्लेचर बनाता है या कोई भी एक्शन जो एग्जीक्यूटिव लेता है या फिर जो यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट ले रही है, अगर उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है ये, तो बिना किसी देरी के वो इंटरफेयर कर सकता है उस लॉ में। पहली बार तो ये एडवाइस करेंगे, एडवाइस करने के बाद उनको कहेंगे देखो ये लॉफुल मैनर में काम आप नहीं कर रहे हो। सोचो प्रेसिडेंट मिला हुआ हो, सोचो, हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, हो सकता है प्रेसिडेंट अपने मतलब फ्रीडम के साथ में काम नहीं कर रहा हो, या हो सकता है ऐसा कि एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई ऐसा काम कर रहे हो और ये सारे ही मिले हुए हो, तो फिर वहां पे जुडिशरी काम करेगी। मैंने कहा ना आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दे आर पैरेलल। इफ दे आर नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ और दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो ऐसे में ये इनको सजेस्ट कर सकता है। और ऐसा सेम ऐसा भी है, अगर जुडिशरी सही नहीं कर रही ना तो लेजिस्लेचर विल टेक केयर ऑफ इट। लेजिस्लेचर भी लॉ बना करके उनको रिमूव कर सकती है, ठीक है, और उनको मतलब वॉर्न भी कर सकती है, ये भी याद रखें। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं। जब आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां 11th क्लास में, तो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में आपको जुडिशरी पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बताए हैं जब अननेसेसरी जुडिशरी हर केस के अंदर इंटरफेयर करने लग गया था। जुडिशरी हर केस में इंटरफेयर करने लग गया था। इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया और फिर उनके जो राइट्स थे उसको जुडिशियल रिव्यू तक रखा गया कि ठीक है तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू है काम करना, ठीक है, यू कैन गिव अस एडवाइस, यू कैन नॉट इम्पोज द थिंग्स कि आपको ये लॉ बदलना ही पड़ेगा। आप हमें एडवाइस करेंगे कि लॉफुल मैनर में नहीं है, तो ये सिर्फ इनको एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, वे उसको लॉ को चेंज करने के लिए इनको एडवाइस कर सकते हैं। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी डिसीजंस हो वो उनको चैलेंज कर सकते हैं, और इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशरी रिव्यू करती है चीजों को, जुडिशरी इस बात को रिव्यू करती है कि आपके थ्रू जो लिए गए डिसीजंस हैं शुड नॉट बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल था। और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर कोर्ट्स लोगों की मतलब लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पब्लिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट बना दिया जाता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करते हुए, इसको सिंपल फॉर्म में कहूं तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जो कि सही नहीं है, तो लोगों के वेलफेयर में, जैसे इमेजिन कीजिए झुग्गी झोपड़ियां हटा दी किसी गवर्नमेंट ने कोई नया प्रोजेक्ट लाने के लिए, तो ऐसे में जुडिशरी तक अप्रोच करेगा कोई भी पर्सन, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। तो फिर उन लोगों के बिहाफ पर क्या देखा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, इंटरफेयर करेगा जुडिशरी और गवर्नमेंट को भी वार्न कर सकता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। PIL ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें जो आम जनता है उसकी भलाई के लिए कोई भी पर्सन कोई भी राइट अगर छिनता हुआ दिखता है तो वो उन लोगों के बिहाफ पे अपील कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट फिर इस चीज को टेक केयर करेगा। और ऐसे में अगर लगता है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस हुई है जिसके कारण से शायद जो नहीं होनी चाहिए थी, फिर वो अपने अपने लेवल पे उसको सॉल्व करते हैं। तो PIL एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसमें
गवर्नमेंट के या किसी भी पर्सन के बिहाफ पे या उनके थ्रू किए गए किसी काम को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है लोगों के वेलफेयर को बेस बनाते हुए कि भैया ये लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है तो इसको आप रोको। जैसे कहीं पर फैक्ट्री लगा दी तो उस फैक्ट्री लाइफ मतलब राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में आ रहा है ना, तो ऐसे में PIL लगा करके उस चीज को रोका जा सकता है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का पूरा एसेंस। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क टू अस, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे। और डाउट आए तो यार पूछ लिया करो। चलिए, थैंक यू।